so broken, it's hard to shine, but I अरुंधा आपको उसने बहुत सारी बातें रखी और अमेरिका किस तरह से लोकतंत्र के नाम पर साम्राज्यवाद को बढ़ा रहा है। आप देखिए कि यूक्रेन में और रूस यूक्रेन का झगड़ा खत्म हो जाना चाहिए, तो हो चुका होता, लेकिन उसको लगातार हथियार दे देंगे और सत्य अहिंसा की भी आपने बात कही। अब देखिए कि अपने ही देश में सत्य अहिंसा, महात्मा गांधी जिंदगी भर सत्य और अहिंसा कहते रहे, उनको गोली ही मार, बात भी नहीं की। ये लोकतंत्र और के नाम पर जो कुछ हो रहा है हम देख रहे हैं। बाद में भी चिली में भी ट्रेड यूनियन करने वाले, किसानों को इकट्ठा करने वाले कई लोगों की हत्याएं 75 में, 80 में, 82 में, ये लगातार चलता रहा। लेकिन अभी है कि हम सबको ये उम्मीद है कि पूरे लैटिन अमेरिका में फिर से लेफ्ट रुझान बहुत तेजी से बढ़ा है। कई जगह लेफ्ट रुझान वाली सरकारें आई हैं और अर्जेंटीना के लीडर थे, उनका नाम मैं मिस करूँ, उन्होंने कहा कि क्राइसिस के समय में जितने ये लिबरल्स हैं जिनको लोकतंत्र बहुत प्यारा लगता है, वो सब छोड़ के भाग गया जब वहां तख्ता पलट की बारी है। सारे छोड़ के चले गए। सबका एक फासिस्ट चेहरा नजर आया कि जो रोज रोज लिबरलिज्म की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अपने ही मुल्क में आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या होती है। क्यों होती है? तो लोकतंत्र है। सामाजिक कार्यकर्ताओं की सैकड़ों और हजारों कार्यकर्ताओं की हत्या होती है। बालू माफियाओं के खिलाफ बोलने वालों की हत्या होती है। हम उसको एक साधारण सा कहते हैं अरे कहीं क्राइम हुआ, नहीं, सिर्फ क्राइम के पीछे क्राइम करके हत्या नहीं होती, दारू माफियाओं के खिलाफ बोलने वालों की हत्या होती है। ये पूरी लॉबी है, ये जानबूझकर ही होता है, जाने में नहीं होता है। लोकतंत्र तो है, लेकिन सब कुछ हो रहा है। और आपका अपने से किसी थोड़े से ताकतवर आदमी के साथ झगड़ा हो जाए, मेरा एक दो एक्सपीरियंस है, आप थाना में चले जाइए, सब लोकतंत्र आप भुला जाइएगा 2 मिनट। सब लोकतंत्र, मेरा अपना निजी अनुभव कि आपसे कोई ज्यादा ताकतवर है तो थाना में 4 घंटा रात भर हम ही एक तो एमएलए से लड़ने के चक्कर में रात भर कोतवाली थाना में रहे, तो सारा लोकतंत्र भूल गया, जबकि हम सही थे। तो लोकतंत्र के नाम पर ही तो सब कुछ हो रहा है और हथियार का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। 1000 के आसपास, कोई 900 कहता है, कोई 1000 बोलता है कि सैनिक अड्डे अमेरिका की दुनिया भर में। शेख हसीना ने कहा कि कौन सा टापू मांग रहा था, हम दे देते तो ये नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम सबको समझने की जरूरत है और लगातार एप्सो की तरफ से हम लोग की कोशिश रहती है कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है, सिर्फ हम इसलिए ये कार्यक्रम नहीं करते हैं कि कार्यक्रम करने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम भी थोड़े अवेयर, जादू की छड़ी नहीं कि 1 मिनट में जान जाएंगे, हम आपको सुनेंगे, उनको सुनेंगे, इसी बारे हम भी समझे पूरी दुनिया में हो क्या है, कैसे होता है या कैसे होता रहा, उसका इतिहास क्या है, कैसे सरकारें गिराई जाती रही। और पूरी मीडिया पर आप जानते हैं कि अमेरिकी कब्जा है, 4 ही कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया में उनका कब्जा है। भारत तक में जितने टीवी चैनल है सब में उनका अब तो खुल भी गया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत। तो वो सब क्या, सब जगह देखिए, लैटिन अमेरिका के बारे में आ जाए, चाहे नॉर्थ कोरिया के बारे में आपको आ जाए, अमेरिकी एजेंसी और ब्रिटिश एजेंसी, किसी अखबार और चैनल का कोई रिपोर्टर वहाँ नहीं रहता है और रोज आपको बताएगा वो तानाशाह है, वो फलाना है, वो धमकाना है, ये सब चलता रहा। मैं अनिश जी से गुजारिश करूँगा जो हमारे AIPS के बिहार के महासचिव हैं, क्या पाए और अपनी बात रखें। प्लीज। स्वागत है। हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि इतने भी लोग आएंगे, क्योंकि विषय जो ऐसा है, तो जब हम लोग प्रचार कर रहे थे बोली क्या आप लोग ये सब करते रहते हैं, इस सब से कुछ होना जाना है, सब क्या कर रहे हैं। ये तस्वीर, वो वाली तस्वीर हम आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। अभी जो आप लोगों की बातचीत हुई वो ही है सल्वाडोर अलेंदे, बीच में टोपी पहने हुए और उनके हाथ में राइफल है। जो अरुंधा बोले कि आदमी पूरी जिंदगी हथियार कभी टच नहीं किया, और यही अंतिम तस्वीर है, इसी के बाद इनकी हत्या हुई और उसमें राष्ट्रपति भवन पर हमला हुआ और उसी राष्ट्रपति भवन में सुरक्षा बॉडीगार्ड सब है और अपना सर बचाने के लिए यही इनकी अंतिम तस्वीर है, इसीलिए हम लोगों ने ये तस्वीर लगाई। तो अभी जैसा कि बताया गया, हम लोग बचपन से या जब से लेफ्ट मूवमेंट में आए, तो ये जो दृश्य है कि राष्ट्रपति भवन आग से झुलसा हुआ है और वहां का राष्ट्रपति धुएं और धूल से भरा हुआ है और वहीं उसकी हत्या हुई।
और वो जो हत्या हुई और उसके बाद जो प्रयोग हुआ चिली में, जिसको भारत में 91 में न्यू लिबरलिज्म कहता है, यहाँ बताओ उसका पहला प्रयोग वही हुआ। तो जो लोग नव उदारवाद को कहते हैं कि नव उदारवाद को लागू किया मिलिट्री ने, सैनिक ने, लोकतंत्र को खत्म करके, तमाम विपक्षी पार्टियों की हत्या करके, गायब करके, और जो आदमी इसको लागू किया न्यू लिबरल मॉडल, उसको अमेरिका बहुत ऊंचा रखता था, मिल्टन फ्रीडमैन को। वहां जो लड़ाई थी चिली में, बहुत बातें आ गई, हम पीछे जाना चाहेंगे कि 4 सितंबर 1970 को वो चुना गया राष्ट्रपति, और ठीक 2 दिन के बाद 6 सितंबर को अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन मीटिंग बुलाता है, कहता है कि इसको हमको डिस्टेबलाइज करता है, इसको खत्म करना। और हेनरी किसिंजर जो उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, उसका वो अंग्रेजी में कोट बहुत अच्छा है, वी कैनॉट अलाउ ए कंट्री टू गो कम्युनिस्ट जस्ट फॉर बिकॉज देयर पीपल आर इररिस्पॉन्सिबल। इसका मतलब हुआ कि हम किसी देश को सिर्फ इसलिए कम्युनिस्ट रास्ते पर नहीं जाने देंगे क्योंकि वहां जनता जवाबदेह नहीं है, मतलब जनता इररिस्पॉन्सिबल, गैर जवाबदेह। और उसी दिन से सल्वाडोर अलेंदे को करने की कोशिश शुरू हो गई। तो यही छवि सल्वाडोर अलेंदे की बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे उसके अर्ली लाइफ के बारे में, बहुत कम जानकारी मिलती है, और वो ये कि वो डॉक्टर था और एक बहुत ही अच्छे घर का आदमी था, परिवार का, खाते पीते परिवार का। इसके दादा की जब मृत्यु हुई तो जो 2 लोग जो इसके दादा को कंधा दे रहे थे, वो लोग बाद में जाके चिली के राष्ट्रपति बने। आप समझ सकते हैं कि उसका परिवार कितना महत्वपूर्ण था। वो डॉक्टर बना, और डॉक्टर बनने के बाद वो लगातार लोगों के बीच काम करता रहा, और काम करने के दौरान उसकी लोकप्रियता हुई। और वो जैसा कि बताया कि वो कोई कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं था, वो सोशलिस्ट पार्टी में था, मार्क्सिस्ट था। लेकिन जबकि चिली की कम्युनिस्ट पार्टी पूरी लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी, सबसे संगठित, सबसे सुव्यवस्थित कम्युनिस्ट पार्टी थी। उसका नाम वो लोग बोलता है पीसी, पार्टिदो कम्युनिस्ता, कुछ पीसी करके। सोशलिस्ट पार्टी का पार्टिदो सोशलिस्ता, पार्टी का नाम पहले ये बोलता है। तो ये डॉक्टर थे, और उसमें धीरे धीरे जब पॉपुलर होते, छोटे छोटे चुनाव में जब जीतने लगे, तो लिखा है कि वो लगभग 1,500 लोगों का पोस्टमार्टम किया था। बोला कि मेरा हाथ खून और पस और लाश से सिमटा रहता था, इतना लोगों के बीच उसने काम किया। उसकी लोकप्रियता हुई, लेकिन इसको शुरू से मारने की कोशिश हुई। नाजी लोगों का जो स्क्वाड होता था, एक बार ट्रेन में जा रहा था तो पकड़ लिया गया, तो लगभग मार ही देता। लेकिन उसी नाजियों के बीच का ही एक लड़का इसको बचाया, क्योंकि उसने उसका हॉस्पिटल में इलाज किया था। बाद में जो लेफ्ट ओरिएंटेशन सरकार थी, उसी नाजी लोगों का दमन किया। जो लड़का इसको बचाया गया वो भी उससे मारा गया। तो इसका बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, पॉपुलर फ्रंट आपको याद होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फासिज्म से लड़ने के लिए बना था। तो चिली में भी पॉपुलर फ्रंट बना था, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी शामिल थी, सोशलिस्ट पार्टी भी थी, और ये भी अपने सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से शामिल था। इसके साथ दिक्कत क्या हुई कि जब वो सरकार गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। और ये चीजें जानना इसलिए जरूरी है कि बाद में 73 में जो होता है, उसकी सारी पूर्व पीठिका यही तैयार हो रही होती है कि जैसे ही वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, खत्म हुआ, तो जो अमेरिका, इंग्लैंड, रूस के साथ लड़के हिटलर से लड़ा था, वो अचानक से कम्युनिस्टों के ही खिलाफ हो जाता है। आप कम्युनिस्टों के साथ मिलकर लड़े हैं, और कोलंबिया का जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार, लिबरल उम्मीदवार था, कोई कम्युनिस्ट नहीं था, उसका गेतन नाम था, उसकी हत्या हुई सरेआम। और फिदेल कास्ट्रो के भी बारे में कहा था, उसका भी पॉलिटिकलाइजेशन, रेडिकलाइजेशन उसी में हुआ। इस तरह कोस्टा रिका में सब जगह कम्युनिस्ट लोगों का, जो अरुणदा बताए कि इटली में, फ्रांस में लगभग लगता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कम्युनिस्ट लोग आ जाएगा सत्ता में, तो उसको अमेरिका ने रोका, यहां उसकी हत्या हुई। तो ये सब बातें इसके दिमाग में था, और वो बहुत पॉपुलर फ्रंट की सरकार में ही बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो चुका था सल्वाडोर अलेंदे।
उसकी काफी प्रतिष्ठा थी, लोग उसको जानते थे। सल्वाडोर अलेंदे के जीवन का एक वो सबसे बड़ा जो ये है मोड़ है, जैसा कि हमने बताया कि वो कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं था, वो सोशलिस्ट पार्टी में था। तो 48 में जो कम्युनिस्ट पार्टी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लगभग 17% वोट आया चिली में। हो सकता है ये बात थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट लगे, लेकिन ये जो सबक है इसके लिए ये जानना जरूरी, उसमें सल्वाडोर अलेंदे की शख्सियत को जानने के लिए ये जरूरी है। 17% वोट आया, लेकिन उसको बैन कर दिया गया कम्युनिस्ट पार्टी को, सोशलिस्ट पार्टी को छोड़ दिया। सोशलिस्ट पार्टी में भी एंटी कम्युनिस्ट लोग बढ़ने लगे। अब सल्वाडोर अलेंदे के पास सोशलिस्ट होने के साथ ये उलझन था कि अब हम कम्युनिस्टों का सपोर्ट करें क्या, जैसा हमारी सोशलिस्ट पार्टी में ये डायलेमा था कि नहीं नहीं कम्युनिस्टों के साथ नहीं जाना चाहिए। इसी मोड़ पर वो पहला उसका स्टेटमेंटशिप बाहर आता है, वो कहता है कि नहीं, क्योंकि ट्रेड यूनियन था उसका CUT, वो दोनों का साथ था, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लोगों का, लेकिन वहां पर वो कम्युनिस्टों के साथ खड़ा होता है और सोशलिस्ट लोगों के साथ अपनी ही पार्टी, एक नया पार्टी बनाता है PSP करके कुछ इस तरह का, और वो कम्युनिस्टों का समर्थन करता है। यहां पर एक जो बात जरूरी कि पूरी दुनिया में सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लोग में हमेशा झगड़ा रहता है, लेकिन इटली की बात दूसरी है। जैसे भारत में, इटली में सोशलिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी दोनों इंडिपेंडेंटली खड़ा हुआ है, बाकी दुनिया भर में कम्युनिस्ट लोग सोशलिस्टों से टूट के बने, तो बहुत बिटरनेस रचा। जैसे बिहार का कम्युनिस्ट पार्टी सोशलिस्ट पार्टी में था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से टूट के बना। केरल की पूरी कम्युनिस्ट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी में कन्वर्ट हो गई। आंध्रा की पूरी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वहां के बन गई। तो यहां बहुत बिटरनेस है। तो यहां उन दोनों का इंडिपेंडेंस था, लेकिन अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि सोशलिस्टों को इसमें सपोर्ट करके, तो ट्रेड यूनियन में सोशलिस्टों को फंड करता था कि ताकि कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस को रोके। तो यहां जैसा कि बताया हमारे साथियों ने कि पहले अरुण दादा और सर्वोदय जी ने भी और जयप्रकाश जी ने भी, कि उसका कमिटमेंट हमेशा डेमोक्रेसी से रहता था सल्वाडोर अलेंदे का। तो उसमें उसने कम्युनिस्ट पार्टी का साथ दिया और उसके चलते और प्रतिष्ठा भरी। उसको लगता कि बिना कम्युनिस्टों को लिए हुए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एक सबसे बड़ा मोड़ आता है, वो राष्ट्रपति बनता है 70 में, लेकिन राष्ट्रपति बन जाता 58 में, 58 में ही, जब वो पहली बार चुनाव लड़ा था। 58 में भी लड़ा, 64 में भी लड़ा, 70 में भी लड़ा। तो वो मेरा यहां रख दो ना। 58 का बहुत ही दिलचस्प मोड़ है ये बात उसकी जिंदगी का। हाँ 52 में भी, लेकिन 58 में वो लगभग वो जीत गया था, लेकिन उसके बारे में ये कहा जाता था कि महिलाओं का वोट उसको नहीं मिल रहा, पुरुषों का वोट उसको बहुत मिलता था। तो महिलाओं के बारे में, उसके बारे में था कि बहुत बड़ा वुमेनाइजर था सल्वाडोर अलेंदे, लड़कियों के बीच बहुत लोकप्रिय था और कई महिलाओं से उसके संबंध भी थे, प्रेम भी। तो इसके चलते सब महिला लोगों के बीच पैट्रियार्की, उसका दुष्प्रचार जो हुआ, उसके चलते महिला लोगों का वोट उसको कम मिलता था। तो इसमें उसमें लगा कि हम हार जाएंगे, लेकिन अचानक उसकी स्थिति जीतने लगी। वोट में आधी रात में, देखिए उसका क्या टर्निंग पॉइंट है सल्वाडोर अलेंदे का। उसका जो जनरल था सेना का, उसके पास आदमी भेजा रात में कि हम चाहते हैं कि तुमको डिक्लेयर कर दें, तुमको राष्ट्रपति बना दें। चुनाव अभी चल ही रहा और वो राष्ट्रपति चाहता है कि वो उसको ये सेना नायक जनरल चाहता है कि राष्ट्रपति बोला कि नहीं, हो सकता है हम जीत जाएंगे, लेकिन डेमोक्रेसी को कभी भी खतरे में हम नहीं डालेंगे, हमारा डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है। तो वो हार गया वो चुनाव, क्योंकि मिलिट्री ने इंटरवीन किया। अब लोग कहते हैं कि ये एक जो डेमोक्रेसी के प्रति, नॉन वायलेंस के प्रति जो कमिटमेंट था, इसने इतना बड़ा अवसर खो चुका जिसका कि खामियाजा पूरे लैटिन अमेरिका को भुगतना पड़ा। क्यों? कि उसके ठीक 1 साल के बाद लैटिन अमेरिका में एक ऐसी घटना हुई जिसने भूकंप की तरह पूरे लैटिन अमेरिका को बदल के रख दिया, और वो था क्यूबन रिवॉल्यूशन। 59 में क्यूबन रिवॉल्यूशन हो गया। हुआ कि अगर 58 में वो राष्ट्रपति बन जाता तो वो जो समाजवाद बनाता, वो कहता था कि चिलियन रोड टू सोशलिज्म, समाजवाद का चिली रास्ता, हम दूसरा रास्ता हम नहीं अपनाएंगे,
हम आपके सोवियत संघ के रास्ते पे नहीं जाएंगे। तो अगर ये रास्ता अगर हम अपनाते हैं तो लोग कहते हैं एक्सपर्ट्स कि उसको रास्ता मिलता, साम्राज्यवाद को उतना हस्तक्षेप का मौका नहीं मिलता, और अमेरिका भी अपना टेक्निक जो परफेक्ट तब तक उतना नहीं कर पाया था कि कैसे हम तीसरी दुनिया की चुनी हुई सरकारों को एक सिस्टमेटिक प्लानिंग के तहत खत्म कर सके। तो लोग कहते हैं कि उसका बड़ा ब्लंडर था। लेकिन देखिए कि 59 में रिवॉल्यूशन हुआ और और जैसे ही रिवॉल्यूशन के बाद फिदेल कास्त्रो कहता है कि हम कम्युनिस्ट हैं, क्योंकि उसके बारे में भ्रम था उसके पहले कि ये कम्युनिस्ट है कि नहीं है, बोलता है कि मार्क्सिस्ट लेनिनिज्म के प्रति। उसके बाद अमेरिका में चीजें सारी बदल गई और उसके बाद कम्युनिस्ट आंदोलन में एक ऐसी घटना हो गई कि पूरे दुनिया के कम्युनिस्ट आंदोलन को दो फाड़ कर दिया। रूस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में झंझट हो गया, बंटवारा हो गया। तो इसमें इसका एक अपॉर्चुनिटी लूज कर गया। इसमें बड़ा दिलचस्प वाकया है कि वो जाता है क्यूबा रिवॉल्यूशन होने के बाद, सल्वाडोर अलेंदे तो जाता है, तो वहां देखता है कि सब वही पुराना सब है, ये सब क्या रिवॉल्यूशन किया है। लेकिन उसी बीच में वो पुराना क्रांतिकारी से मिला तो फिदेल इसके चेगवेरा के पास ले गया। तो चेगवेरा के पास ले गया तो बताया, डिस्कशन हुआ। चलते समय चेगवेरा की जो गुरिल्ला युद्ध पर जो किताब है उसको दिया और उस पर लिखा सल्वाडोर अलेंदे को जो चाहता तो समाजवाद है लेकिन इसका रास्ता दूसरा है। कम्युनिस्ट पार्टी चिली का उसको सुधारवादी बोलता था, रिफॉर्मिस्ट है, पार्लियामेंट के माध्यम से समाजवाद लाना चाहता है। ये क्या करेगा, ये डेमोक्रेसी को ऐसा वैल्यू बना चुका है, हथियार को मानता नहीं, क्या ये काम करेगा। तो लेकिन यहाँ के जो कम्युनिस्ट थे वो लोग फिदेल कास्त्रो को बहुत इज्जत करते थे। अब फिदेल कास्त्रो चेगवेरा इज्जत करता था सल्वाडोर अलेंदे का। अब इसके चलते ये लोग उसके बारे में कुछ बोल नहीं पाते थे। अब देखिए कैसे लैटिन अमेरिका की पॉलिटिक्स, जैसे अभी अरुण आप बोले मुनरो डॉक्ट्रिन के बारे में, हम लोग की एक प्लानिंग भी है कि उसका 200 साल हुआ है, उस पर कार्यक्रम करेंगे। लेकिन इन सब विषयों पर चूंकि बात नहीं होती है कि अमेरिका में कुछ भी होगा तो हम हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लैटिन अमेरिका अमेरिका के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसको हम लोग मार्शल प्लान कहते हैं, मार्शल प्लान मतलब युद्ध से जब ध्वस्त है तो उसको जो संसाधन चाहिए वेस्टर्न यूरोप को बिल्डअप करने के लिए, वो कहां से आएगा। तो उसके लिए लैटिन अमेरिका जरूरत था, चिली जरूरत था। चिली में तांबा बहुत आयात में, नाइट्रेट बहुत आयात में, तो इसलिए चिली अंडर कंट्रोल में चाहिए था, क्यूबा कंट्रोल में चाहिए था। और चिली अलेंदे के पहले ये लोग तांबा और नाइट्रेट निर्यात करते थे, और उसी से जो थोड़ा पैसा मिलता था, देश में गरीबी रहती थी और अमेरिका आगे बढ़ता था। तो मार्शल प्लान को फंड जो है लैटिन अमेरिका और चिली के माध्यम से किया जाता था। हम कह रहे थे कि ये जो फिदेल कास्त्रो से जो उसकी मुलाकात हुई, तो उसको कम्युनिस्टों को अपने घर में उसको नियंत्रित करने में, क्योंकि ये सुधारवादी माने जाते थे, और सुधारवाद कम्युनिस्ट आंदोलन में गाली की तरह माना जाता है, रिविजनिस्ट है, सुधारवादी। अब सोचिए उतने बड़े अरुण दा बोल रहे थे कि वो मार्क्सिस्ट था लेकिन उसको रिविजनिस्ट माना जाता था। अब यहां एक ऐसा पेच आता है कि फिर 64 का चुनाव आता, 64 के चुनाव में बुरी तरह हार जाता है कि तब तक अमेरिका जो है बहुत सतर्क हो गया होता है कि अरे ये तो मार्क्सिस्ट है, फिदेल कास्त्रो से मिलता है, सोवियत संघ से रिश्ता स्थापित करना चाहता है, ये सांदिनिस्ता के साथ सरकार बनाए हुए। सब अमेरिका तो वॉच करता ना कि आप किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ नहीं जा रहे हैं। तो इसी पर उसका था कि ये आदमी कभी भी हमारे लिए, ये 64 का चुनाव वो बुरी तरह हार जाता है, और 70 के चुनाव में कोई इनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने को तैयार नहीं था, न कम्युनिस्ट न उनका अपना पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी भी, क्योंकि 2 चुनाव हार चुके हैं, कितना आप लड़िएगा, बार बार हारते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने उम्मीदवार किसको बनाया, पाब्लो नेरुदा को, जो महान कवि पोएट और जिसको कि नोबेल प्राइज मिला। तो बोला कि बड़ी मुश्किल से ये जो बसा, उसका पुराना जो कॉन्टैक्ट था फिदेल कास्त्रो वगैरह से, एक खास परिस्थिति में सल्वाडोर अलेंदे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन गए, सबका ज्वाइंट, क्योंकि उसके भीतर एक स्मार्टनेस था कि वो कई तरह के डाइवर्सिटी को एक साथ जोड़ के रखता था, जो दूसरे किसी पार्टी लीडर, और उसको लगता था कि चिली के रोड का रास्ता हमारा क्यूबा का रास्ता नहीं होगा, अलग से होगा, और उसको
चिली के समाज की, चिली के इंस्टीट्यूशंस की बहुत ही गहरी जानकारी थी और उसको लगता था कि हम इसके माध्यम से सोशलिज्म की तरफ चले जाएंगे। और बाकी लोगों को लगता था कि ये सिर्फ सुधार करना चाहते हैं। और वह जो अपार्टमेंट में बड़ा गेट है वहां पे किसी की बाइक नहीं ये पृष्ठभूमि में ये जानना लगभग जरूरी था, क्योंकि सल्वाडोर अलेंदे के इसके तो वो राष्ट्रपति पद के चुनाव जीतते बनते हैं और बहुत ही नैरो मार्जिन से वो किसी तरीके से जीत हासिल करने में सफल हो जाते हैं। और जैसे ही वो सफल हो जाते हैं तो उसके लगभग पहला 6 महीना बहुत अच्छा हुआ। पूरे तांबा का राष्ट्रीयकरण कर दिया, नाइट्रेट का राष्ट्रीयकरण कर दिया। लेकिन ठीक इसके पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट घटना थी जो इसे डिस्टर्बेंस में भूल गए, कि क्यूबा में क्रांति के बाद उसको लगा कि ये तो अगर ये लोग डेमोक्रेटिक फोर्सेस, कम्युनिस्ट लोग अगर मजबूत हो जाएंगे तो उसने चिली के मिलिट्री से संपर्क स्थापित करना शुरू किया, अमेरिका ने। और चिली की मिलिट्री 58 में सेना उसकी थी लगभग 36-37 हजार की, और 10 साल के भीतर 37 हजार से चिली की सेना 70 हजार चली गई। और उसमें एक बड़ी घटना क्या हुई कि हर साल 200 लगभग 300 टॉप जो सेना के लोग हैं उसका अमेरिका में ट्रेनिंग होता था। और उसके बाद अमेरिका उसकी सेना के भीतर, चिली की सेना के भीतर अमेरिकन एडवाइजरी काउंसिल स्थापित कर दिया था। बाद में जो तख्ता पलट हुआ तो ये सब यही एडवाइजरी काउंसिल यही से करके वो कोऑर्डिनेट कर रहा था, जो उसको मारा गया। उसको कहते थे शिकागो बॉयज। तो शिकागो बॉयज का झगड़ा था और सैंटियागो बॉयज का झगड़ा था। सैंटियागो बॉयज कहते हैं कि जो ये क्रांतिकारी था, और एक और कहते हैं कि एक जिसको हम लोग इंटरनेट वगैरह आज हम लोग देखते हैं, वो साइबर सिन करके पहला प्रयोग था इसका। इसकी चर्चा बहुत, एप्पल वगैरह जो कंप्यूटर ये मोबाइल वगैरह करता है, वो कहता था कि फैक्ट्री के लेवल से जो डाटा आता है उसको साइंटिफिक साइंस में इस्तेमाल हो और कैसे सोशल नीड्स की तरह उसका इस्तेमाल हो, सामाजिक जरूरत के। तो ये चीज का उसका पहला प्रयोग था। बाद में जाके इसको निजी कंपनियों ने उसका इस्तेमाल किया। और इस पर चर्चा बहुत, इस पर देखिएगा कि पीपुल्स डेमोक्रेसी में प्रवीर पुरकायस्थ करके लेख है, बहुत शानदार। इस पर लगभग 6-7 महीना पहले उन्होंने लिखा था, जो हमको ये याद रहा। तो ये जो शिकागो बॉयज थे, यही सब एलिट घर का लड़का था, बड़े जमींदार घर का। यही सब जिस दिन से वो अलेंदे राष्ट्रपति बना, ये मिलिट्री के शिकागो बॉयज का जो एलिट घर के लड़के थे, इन लोगों को दिक्कत हो रही थी वो सब अमेरिका के साथ। तो वो 3 तरह का महागठबंधन बन गया मार्क्सिस्ट राष्ट्रपति के पीछे। एक अमेरिकी सरकार, अमेरिकन स्टेट, फिर यहां में जो अमेरिकी कंपनियां हैं, और दूसरा सेना के भीतर का जो एलिट था। 3 गो महागठबंधन था। अब इसमें यह सवाल आता है, जो कम्युनिस्ट आंदोलन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि मान लीजिए कि वो जब राष्ट्रीयकरण करने लगा तो स्थिति बहुत अच्छी लगी। जयप्रकाश जी बताया कि दूध बच्चों को मिलने लगा, एजुकेशन फ्री कर दिया, हेल्थ फ्री कर दिया। लेकिन 1 साल के बाद ही उसको दिक्कत होने लगी। इसी बीच में फिदेल कास्त्रो यात्रा पे आया। यहाँ जो राइफल की बात हुई, जो दिया उसको, तो आया था 10 दिन के लिए फिदेल कास्त्रो, लेकिन रह गया 21 दिन। अब इसको लेकर दुष्प्रचार चला गया कि यहाँ जो कम्युनिस्ट प्रयोग हुआ है, ये वही क्यूबा के बाहरी हस्तक्षेप से, कम्युनिस्टों के हस्तक्षेप से ये सारा प्रयोग किया जा रहा है। और इसमें फिदेल कास्त्रो ने वहां के कम्युनिस्टों को समझाया। जब जाने लगा तो अलेंदे के साथ जो उसका भाषण हुआ, तो अलेंदे को था कि भाई डेमोक्रेसी है, मतलब बहुलतावाद है, यही रास्ता के थ्रू हम आगे। उसने प्राइवेटली समझाया उसको कि थोड़ा सा तुम देखना, ये लोग जो, क्योंकि सब एलिट घर का, बड़े जमींदार घर का सड़क पर हिंसा करने लगा था। फिदेल कास्त्रो के तो बोला कि थोड़ा इसको तुम देखना। इसी बीच में कम्युनिस्ट आंदोलन के भीतर ही अति क्रांतिकारी लोग पैदा होने लगे, माओइस्ट टाइप लोग, कुछ नक्सलाइट लोग। कहता था वो सब अलेंदे को कि सीधे
नया मिलिट्री बनाओ, अपना सेना खड़ा कीजिए, नहीं तो इस सबसे लड़ नहीं पाइएगा। इसका कहना था कि भाई ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर तुम मान लो खड़ा करोगे, 60,000 का फौज है, तुम लड़ पाओगे? 50 गो 60 गो राइफल रहता है हाथ में। ये अल-अलंदे का ये, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कम्युनिस्ट आंदोलन में समझने के लिए। बाद में जब फिदेल कास्ट्रो जाने लगा, सब मानता था अपना आइकॉन, अपना नायक फिदेल कास्ट्रो को, और कहता था कि इनको समझाइए कि ये लोकतांत्रिक रास्ते पे समाजवाद लाएंगे। तो फिदेल कास्ट्रो को ऐसी बात बोला उन लोगों को कि देखो, अगर चिली में समाजवाद आया तो अलेंदे लाएगा, अलेंदे नहीं लाया तो कोई नहीं लाएगा। अभी तो विचित्र बात है, जो हथियार बंद क्रांति करके जो आदमी आया, वो कहता है कि डेमोक्रेसी वाला ही आदमी रिवॉल्यूशन करेगा, नहीं तो तुम हथियार लेके आए हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब ये विचित्र, सब ट्रिकी क्वेश्चन है चिली के, है तो ये चिली की घटना, लेकिन है पूरे कम्युनिस्ट आंदोलन में समझने के लिए। तो आप लोग कहते हैं कि भाई अलेंदे के पास रास्ता, अब उसमें क्या था, उसको MIR करके पार्टी जो बन गई रिवॉल्यूशन, उसमें अपनी इसकी बहन चली गई, भतीजा चला गया। वो सब भी वही कहता था कि सबसे क्या आप रिफॉर्मिज्म की तरफ जो आप फंसे हुए हैं, सीधे हमला कीजिए। उसको चूंकि बैलेंस ऑफ फोर्स का अंदाजा था, अमेरिका कैसे हस्तक्षेप कर रहा है ये अंदाजा था, एलीट कैसे, पूरी कंप्लीट पिक्चर थी, यही सब कहता था कि नहीं। उसी में उसने एक ऐसा प्रपोजल किया, ये देखिएगा, ये सब बातें इसलिए बता रहा, हो सकता है लग रहा है कि गैर जरूरी लंबा होता जा रहा है, लेकिन ट्रिक जो आगे इसका ये सारी बातों का आता है, इसका निर्णायक मोड़, ये चाहता था सल्वाडोर अलेंदे कि जो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो राइट विंग पार्टी मानी जाती थी, समाजवाद का ऐसा असर पड़ गया कि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, राइट विंग पार्टी जो अमेरिका के सहयोग से चलती थी, वो उसको चाहता था कि हमारे साथ है, तो समाजवाद का ब्रॉडेस्ट पॉसिबल यूनिट हो जाएगा। तो अमेरिका, ये जो ट्राइका है अमेरिकन कॉरपोरेशन का, अमेरिका का, ये नहीं कर पाएंगे। तो वो कहता था कि PDC के साथ समझौता करना, लेफ्ट विंग के साथ, ये सब अति क्रांतिकारी, अति हथियार वाला कहता था, वो सब के साथ, रिफॉर्मिस्ट लोगों के साथ क्या हम समझौता करेंगे, वो राइट विंग है। उसी बीच में एक ऐसा बड़ा लीडर PDC का जो चाहता था कि PDC मतलब क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के लेफ्ट विंग का इसके साथ समझौता अगर हो जाता तो साम्राज्यवाद का आधार जो है वहां खत्म कर देता। ये अलेंदे की पॉलिटिक्स थी, मेरे ख्याल से बहुत दूरदर्शी पॉलिटिक्स थी। ये सब होने नहीं दिया, हल्ला करने लगता था कि वो सब राइट विंग है, राइट विंग है, उसके साथ आप क्या जाइएगा। और आप देखिए कि इन लोगों ने एक ऐसी गलती की, जो बड़ा लीडर जो चाहता था कि समझौता हो, उसका इन्हीं लोगों ने हत्या किया, जो माओइस्ट लोग, जो अति क्रांतिकारी थे। इसके बाद अलेंदे के राष्ट्रपति बनने के बाद जो पहला जनरल जो इसका पक्षधर माना जाता था, उसका एसासिनेशन हुआ, और एसासिनेशन होता चला गया, आई सब इसके बनने के बाद। तो वो देख रहा था कि ऐसी परिस्थिति है, ऐसी स्थिति में जानता है कि जो साम्राज्यवाद का जो देसी आधार है, उसको अगर हम अपने साथ मिला लेते हैं तो साम्राज्यवाद का ये आधार खत्म हो जाएगा। ये भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन में भी ये बहुत दिक्कत रही है, अति क्रांतिकारियों से हम लोगों की भी जो बहस हुई है, वहां भी मामला यही फंसता है। तो ये इतना स्मार्ट आदमी था, फिदेल कास्ट्रो बोला कि रिवॉल्यूशन करेगा तो ही करेगा, नहीं तो किसी से नहीं होगा। वो थोड़ा उसको नहीं पता था, फिदेल कास्ट्रो थोड़ा देख पा रहा था कि चीजें कैसी हैं। और आप देखिए अपनी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, उसमें बीच में मैं एक बात बताना भूल गया कि जब वो राष्ट्रपति चुना गया तो नेरुदा उससे मिलने गया तो उसके टेबल पर एक कागज मिला, उसमें और उसकी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी उसको चिट्ठी लिखा था कि खबरदार कम्युनिस्टों को अपनी सरकार में हिस्सेदारी मत करो। अब सोचिए सल्वाडोर अलेंदे की क्या दिक्कत थी, अपनी पार्टी चाहती है कि कम्युनिस्टों के साथ नहीं जाए, कम्युनिस्ट का एक हिस्सा था, एक अति क्रांतिकारी हिस्सा पैदा हो गया। अपनी पार्टी कहता था कि हमको तुम PDC से, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी से समझौता करने दो, वो नहीं करते क्योंकि संविधान था 1925 का, बहुत सारी चीज रोकता था। तो ये स्मार्ट मूव लिया, बोला कि हम रेफरेंडम करा देते हैं, कि भाई रेफरेंडम कराते हैं कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए। तो अपनी पार्टी कम्युनिस्ट लोग उसका रास्ता रोक दिए, उसका बोला कि अगर हम रेफरेंडम करा के जीत गए तो इन तमाम साम्राज्यवादियों को पीछे धकेल देंगे, तो सब डेमोक्रेटिक रास्ता खोजा।
लेकिन ये सब अति क्रांतिकारी जोश में कि नहीं सबके साथ क्या जाना है। अब सोचिए कितना आगे था वो सल्वाडोर अलेंदे, ये लोग अति क्रांतिकारी लोग कितने, अपनी पार्टी ने उसको इजाजत दी कि हाँ तुम जाके समझौता कर सकते हो। कब? 10 दिसंबर 1973 को, जब तक अगले दिन कू हो जाता। वो 2 साल से कह रहा है कि हमको अपनी पार्टी में। अब क्या रास्ता था? या तो था कि जो अति क्रांतिकारी तो उसको पार्टी से बाहर करता, क्योंकि बड़ा लीडर को ये करना पड़ता है, लेनिन को ये भी करना पड़ा था। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लोग लाया तो बोला कि जाओ सत्ता से बाहर, तो उनको चेक करता और अपनी पार्टी को भी कंट्रोल में करता है। लेकिन वो इतना बड़ा डेमोक्रेटिक नहीं, उनका भी रास्ता है। जब उसका जब स्थिति आने लगी तो उसमें भी ये लोग, बात सोचिए, जो अति क्रांतिकारी सब बार बार हथियार का बात करता था, जब मिलिट्री का जब हमला हुआ, एक जगह ये सब खड़ा होकर कहीं सेना से हथियार लेके विरोध नहीं किया, एक जगह नहीं। आप हथियार करते थे, जब मारा तो कहीं उतरते ना, कहीं खड़ा होते ना, कहीं एक जगह रेसिस्टेंस करते ना, नहीं। आप इसको तंग किए हुए था कि तुम, वो बोला कि अरे सोशलिस्ट सरकार है, तुम यहां एक नया ड्यूअल पावर बनाओगे, हम है तो क्या होगा कि यही खड़ा कर रहा है। वो चाह रहा था कि सोवियत संघ की तरह एक नई सत्ता हो जाए। तो ये कम्युनिस्ट आंदोलन में बहुत चिली के प्रयोग का बहुत बड़ा सबक है, खास करके भारत जैसे देश के लिए, कि क्या लोकतांत्रिक माध्यम से समाजवाद आ सकता है। क्या चिली में ये रास्ता था? क्योंकि ये बात साफ है कि सल्वाडोर अलेंदे चाहता था समाजवाद, वो कोई कैपिटलिज्म नहीं चाहता था, लेकिन कहता था कि दूसरा मॉडल हम अपने देश की विशेष परिस्थिति, और वो अगर मान लीजिए कि अपनी पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेट से समझौता करने के लिए जो तख्ता पलट के अंतिम समय में दिए, 1 साल पहले देते तो सफल हो जाता। ये जो अति क्रांतिकारी लोग बन रहे थे कि नहीं, हमको याद है यूपीए 1 की सरकार थी तो सब कैसे बंगाल की सरकार के खिलाफ करता था, हमको याद कि चढ़ जाए, अरे बैलेंस ऑफ फोर्स तुम्हारा कुछ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सबक है जो हमको लगता है, थोड़ा लंबा हो गया मेरा, माफ कीजिएगा, कि लोकतंत्र के माध्यम से भी हम, ये उसका बहुत बड़ा सबक है। अब तब कहिएगा कि जब उसकी हत्या हुई, उसको मारा गया, तो इन्होंने, सर्वोदय जी ने ठीक कहा, सब फैला दिया कि आत्महत्या है। उसको मारा, उसको मारने के बाद उसकी लाश को ये लोग, ये मतलब 3 महीने तक उसके बाद, मतलब 20 दिन के बाद बताया। इतना कंटेस्टेड वर्जन है कि मौत की ये वजह हुई, कई लोग ये कई तरह की चीज बताते हैं। और उसके बाद लगभग जो कम्युनिस्टों का कत्लेआम हुआ है, सारे अति क्रांतिकारी मारे गए, पूरा पीडीसी कम्युनिस्ट पार्टी खत्म कर दिया मार के, सोशलिस्ट पार्टी खत्म कर दिया। अरे पागल, जो तुम खत्म हुए, यही चीज वो अलेंदे कह रहा था करते तो तुम साम्राज्यवाद का रास्ता रोक देते। अब यह है कि एक गलती लोग कहते हैं कि अलेंदे से ये हुई कि वो जनता को आर्म्ड कर देता, हथियार बंद कर देता। उसका वो था डेमोक्रेसी के प्रति कि नहीं, डेमोक्रेसी के प्रति कमिटमेंट। और अब जैसे मान लें कि राइट विंग का प्रोटेस्ट निकल रहा है, तो ये लोग कहता था कि लाइए हम लोग को भी, हम लोग पर इन लोग हमला करते हैं। तो वो कहता था कि तुम हमला करोगे तो फिर इसका वो जो चैनल्स है वो सब क्या करेगा। और यहीं पर अंतिम एक बात और कह के हम अपनी बात समाप्त करेंगे। वो जो एनजीओज का जो प्रयोग है, बहुत बड़े पैमाने पर चिली में हुआ था। चिली में सोशल मूवमेंट्स कहते थे, जैसे यहाँ वो सबका लैंग्वेज देखिएगा, हम तो दंग रह गए। यहाँ जब 15-20 साल पहले पटना में सब रहता था, कम्युनिस्ट, हम लोग पार्टी के का स्ट्रक्चर जो है हायरार्कल होता है। आपका पॉलिट ब्यूरो होता है, सेंट्रल कमेटी होता है, हायरार्की है। हम हायरार्की को नहीं पसंद करते। क्या बस सोशल मूवमेंट, ग्रासरूट लेवल का मूवमेंट होना चाहिए। बाद में पता चला कि सब साला अमेरिकन यूनिवर्सिटीज का सारा प्रयोग चिली में कर चुका था, ताकि डीपोलिटिसाइजेशन मास का कर देना सोशल मूवमेंट के माध्यम से। वो सब कहता था कि वी हैव टू, सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, हिस्सेदारी। अलेंदे कहता था कि हमको हिस्सेदारी नहीं चाहिए, हमको टोटल कंट्रोल चाहिए। अब देखिए एक बड़ा बहस यहां पर है, जो आम्बेडकरवादी संगठन है क्या बोलता है, सामाजिक न्याय की ताकतें क्या बोलती हैं, हमको सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं। तो हिस्सेदारी समाज, अगर सत्ता शोषण और उत्पीड़न का अगर माध्यम है तो हिस्सेदारी उसी में ना हिस्सेदारी है।
अलेंदे बोलता था कि कोई हिस्सेदारी नहीं, पूरा टोटल कंट्रोल हमको होना चाहिए ताकि पूरे सोसाइटी को हम अपने ढंग से डिफाइन कर सकें। तो यहाँ जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वाला है बिहार में, भारत में, जो कहता है कि सत्ता में हिस्सेदारी पे कम्युनिस्ट लोग हम लोग का सपोर्ट नहीं करता। अरे कम्युनिस्टों को तो मिला 1-2 जगह मौका सत्ता में जाने का, प्रधान बोला कि नहीं टोटल कंट्रोल चाहिए, नहीं तो आप सोसाइटी को रिडिफाइन नहीं कर सकते। सल्वाडोर अलेंदे का सबक यही है, यही उसकी क्रांतिकारी विरासत है कि उसको ठीक से समझना। और आप देखिए बाद में लैटिन अमेरिका में जितनी सरकारें आई, चाहे वो यूगो मोराल्स की सरकार आई, ह्यूगो चावेज की सरकार आई, सब तो आप वही रास्ता अपनाए, जो भी थोड़ा बहुत ये कर करके। अभी जो 2019 का जो उसका बड़ा छात्र आंदोलन हुआ, तो जिस सल्वाडोर अलेंदे को दफन कर दिया था, वही बैनर में स्टूडेंट था। अभी जो राष्ट्रपति है वो तो छात्र आंदोलन से निकला है, बोरिक, क्या बोरिक नाम है, उसने बोला, हाँ गैब्रियल बोले कि अलेंदे जिंदा है, और वो लाखों लोगों के चेहरों में फिर से वापस आया। वही लड़का, वही अभी राष्ट्रपति है। तो ये हम लोगों को ठीक से सबक देखने की जरूरत है। एक हथियार वाला रास्ता है, क्या चिलियन रोड वो सफल हो सकता था, सोशलिज्म का डेमोक्रेटिक रोड सफल हो सकता था, ये हम लोगों को ठीक से देखना है। और मेरे ख्याल से यही उनकी सबसे बड़ी क्रांतिकारी विरासत है, सबसे बड़ी उनका सबक है, ठीक से अध्ययन होना चाहिए। इस मामले में बहुत चलताऊ ढंग से बात होती है, हिंदी में कोई किताब आपको नहीं मिलेगा सल्वाडोर अलेंदे पर, अंग्रेजी में बहुत कम है, बहुत कुछ। अभी हम प्रवीर पुस्कायस का जब लेख देखे कि पहला आदमी था जो साइबर सीन करके जो प्रयोग किया, वो कहता था कि पहला प्रयोग किया कि भाई कोई कम्युनिस्ट सरकार आएगा तो क्या करेगा, फैक्ट्री में वर्कर्स का कंट्रोल स्थापित करेगा, तो वर्कर लोग ही तय करेंगे। तो वो कहता था कि वर्कर लोग जो डेटा जो फैक्ट्री से मिलता है उसी को साइंस से जोड़े। तो यही चीज तो ये लोग बाद में किसी तरह से प्राइवेट मोनोपोली सिस्टम करने का कोशिश किया। तो उसका अध्ययन जरूरी है और उस पर ठीक से बात करनी जरूरी है। 2 लोगों की चर्चा हुई यहाँ, पाब्लो नेरुदा की और विक्टर जारा की, वो एक सेपरेट इश्यू हम लोग कोशिश करेंगे कि उन दोनों पर भी, क्योंकि उन दोनों की भी हत्या का 50 साल हुआ। बहुत बड़ा जन गायक था जिसके स्टेडियम में 10,000 लोगों के सामने गाते हुए हाथ काट दिया था, और इतनी हत्या हुई है, ठीक बोले अरुणदा, कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। कुछ लोग कहता कि 30,000 खाली मर्डर हुआ। तो पूरा न्यू लिबरल मॉडल जिसको नव उदार कहते हैं, उसको हत्या पर, डेमोक्रेटिक विहीनता पर, अपने देश में नरसिम्हा राव की जो सरकार जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की, तो मेजोरिटी थोड़ा था, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। न्यू लिबरलिज्म जिसका सबसे बड़ा जन्मदाता शिकागो बॉयज मिल्टन फ्रीडमैन था, अमेरिका के इशारे पर डेमोक्रेसी के साथ नहीं चल सकता, यही चिली का सबसे बड़ा सबक है। शुक्रिया, धन्यवाद।